हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अकेडमी एंड माय नेम इज़ आकांक्षा। सो गाइस, हम जर्मन इसके इन्वायरमेंट के टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और आज ही हमारी फोर्थ क्लास है। हमने इसके पहले डिस्कस किया हुआ था बायोस्फीयर के बारे में, जौमंडल के बारे में, और उसके बाद हमने कुछ स्पीसीज़ देखी थी कि किस तरीके की कौन कौन सी स्पीसीज़ होती हैं, या फिर वो स्पीसीज़ डाइवर्सिटी क्या होती है, कीस्टोन स्पीसीज़ कौन सी होती हैं, अम्ब्रेला स्पीसीज़ क्या है। इन सब पर हम डिस्कशन लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संक्रमिका तथा कोर प्रभाव, या फिर जिसको हम बोल देते हैं इकोटोन तथा एज इफेक्ट। और ये जो टॉपिक है ये आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। सो ये दोनों ही जो चीज़ें हैं, आप कहो कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन आप एक ऊपरी नज़र से देखोगे तो सेम चीज़ ही नज़र आएगी, बहुत माइनर सा फ़र्क है। और आज मैं वही चीज़ आपको समझाने वाली हूँ, राइट, कि इकोटोन क्या होता है और एज इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो आज अभी हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इकोटोन के बारे में देखते हैं। इकोटोन की अगर हम बात करें, जिसको हम बोलते हैं संक्रमिका, ठीक है, संक्रमिका, या फिर इसी को हम बोल देते हैं इकोटोन, यानी कि जो संक्रमण क्षेत्र होता है। ठीक है, अब जो ये संक्रमण क्षेत्र है इसी को हम क्या बोल देते हैं, ट्रांजिशनल जोन बोल देते हैं, या ट्रांजिशनल इकोसिस्टम बोल देते हैं। सिंपल, ये एक इकोसिस्टम ही होता है, और संक्रमण क्षेत्र हम उस क्षेत्र को बोलते हैं जहाँ पर दो अलग अलग क्षेत्र आकर के मिलते हैं। यानी कि आपके दो अलग अलग इकोसिस्टम, यहाँ अगर हम एग्जाम्पल में पहले हम डेफिनेशन देख लें कि क्या है, तो इसमें कहा गया है कि दो या उससे अधिक विविध समुदायों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को संक्रमिका या इकोटोन कहते हैं। जैसे घास स्थल तथा वन क्षेत्र, ये इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र है वो इकोटोन कहलाएगा। वन क्षेत्र के इकोटोन क्षेत्र में दोनों क्षेत्रों की विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ घास क्षेत्र और वन क्षेत्र है। मैं आपको इस पिक्चर के थ्रू समझाती हूँ कि इन्होंने बोला है कि दो या दो से अधिक समुदाय या कम्युनिटी के मध्य का जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसको हम इकोटोन बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दो अलग अलग जो समुदाय हैं, कम्युनिटी हैं, या फिर हम उन्हीं को बोल दें कि दो डिफरेंट इकोसिस्टम है। फर्स्ट आपका कौन सा है, लैंड इकोसिस्टम, स्थल पारितंत्र बोल सकते हैं, और दूसरा आपका जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम, या जिसको हम जलीय पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र बोल देते हैं। अब कहीं पर भी कोई ऐसा क्षेत्र होगा, आप मान लो कि कोई नदी के किनारे का कोई क्षेत्र है, कोई झील के किनारे का कोई क्षेत्र है, जहां पर एक तरफ क्या है, जमीन है, और दूसरी तरफ पानी है। लेकिन कहीं तो ऐसी जगह होगी ना जहां जमीन और पानी दोनों एक साथ होगा, मतलब मिल रही होंगी। जहां ये चीज है कि जो जमीन जहां से पानी स्टार्ट हो रहा है, वो जो क्षेत्र है वो आपका क्या कहलाएगा, ट्रांजिशनल इकोसिस्टम कहलाएगा। ठीक है, जहां पर लैंड इकोसिस्टम भी है और एक्वेटिक इकोसिस्टम भी है, दोनों क्षेत्र जहां पर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, मिल रहे हैं, वो जो क्षेत्र है वो आपका कहलाएगा इकोटोन। अब यहाँ पर यही क्षेत्र है कि ये जो लैंड इकोसिस्टम है और एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ये क्षेत्र इस वाले क्षेत्र में क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं। यहाँ पर यह है आपका स्थल है, और यहाँ पर हम मान लें कि यहाँ से आपका पर्टिकुलर यहाँ पर कोई झील है, नदी है, तो ये क्षेत्र है। अब ये जो क्षेत्र है ये वाला, ये आपका क्या है, स्थल और जलीय पारितंत्र यहाँ मिल रहे हैं एक दूसरे से, तो ये पर्टिकुलर क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा, ये पर्टिकुलर क्षेत्र आपका इकोटोन कहलाएगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसा क्षेत्र हो सकता है, वो चाहे घास या वन क्षेत्र की अगर हम बात कर लें, तो जो घास क्षेत्र होगा और वन क्षेत्र होगा जहां से बड़े पेड़ पौधे स्टार्ट हो रहे होंगे, और जो ग्रासलैंड होगा जहां पर वो दोनों क्षेत्र मिलेंगे, वो आपका इकोटोन या फिर संक्रमिका कहलाएगा। ठीक है, और ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर क्या होता है कि दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। अब जैसे यहाँ हम लैंड इकोसिस्टम की बात करें, इक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें, तो यहाँ पर क्या होगा कि लैंड इकोसिस्टम की भी विशेषताएं पाई जाएंगी और एक्वेटिक इकोसिस्टम की भी विशेषताएं यहाँ पर पाई जाएंगी। और ये जो क्षेत्र है जिसको हम मार्शलैंड बोल देते हैं, जो दलदलीय क्षेत्र यहाँ पर बनेगा, जहाँ जमीन भी है, पानी भी है, मतलब बहुत ज्यादा पानी नहीं है, मिट्टी गीली है वहां पर, क्योंकि वहां से स्टार्ट हो रहा है एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो वहां पर क्या हो जाएगा, दलदलीय क्षेत्र निर्मित हो जाएगा या मार्शलैंड बन जाएगा। ठीक है,
तो सिंपल सी क्षेत्र इकोटोन को अगर हम समझना चाहें कि दो अलग अलग तरीके के जब समुदाय किसी क्षेत्र में मिलते हैं तो वो जो पर्टिकुलर क्षेत्र होता है जहां पर दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, वो क्षेत्र आपका संक्रामक का या इकोटोन कहलाता है। इंग्लिश में इसी को हम बोल देते हैं ट्रांजिशनल इकोसिस्टम या ट्रांजिशनल जोन। ठीक है, तो ये आपका इकोटोन है। इसकी अगर हम थोड़ा सा विशेषताएं देखें कि और कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं, तो ये पहला कि यह दो या दो से अधिक पारिस्थितिक तंत्रों का संक्रमण क्षेत्र होता है। यहाँ पर हमने यही देखा, दो पारिस्थितिक तंत्र हैं, लैंड इकोसिस्टम है और एक्वेटिक इकोसिस्टम है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक पारिस्थितिक तंत्रों का संक्रमण क्षेत्र होता है, इसलिए यह तनाव का क्षेत्र होता है। मतलब तनाव का क्षेत्र का मतलब है कि यहाँ पर दोनों की विशेषताएं ज्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलेंगी। दूसरी अगर हम इसकी विशेषता देखें तो दूसरा है कि यह एक पूर्ण विकसित इकोटोन क्षेत्र में कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो आसन्न समुदायों से पूरी तरह अलग होते हैं। ठीक, सिंपल सी चीज है कि आपका लैंड इकोसिस्टम के जो जीव जंतु हैं, यहाँ की जो स्पीसीज हैं वो अलग होंगी जो स्थल में केवल निवास करती होंगी, और यहाँ जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है तो यहाँ की जो स्पीसीज होंगी वो अलग होंगी क्योंकि जो पानी में रहती होंगी। ठीक है, लेकिन ये जो ट्रांजिशनल जोन निर्मित हुआ है, यहाँ पर क्या होगा कि कुछ ऐसी नई प्रजातियां विकसित हो जाएंगी इस क्षेत्र में जो कि लैंड इकोसिस्टम में भी सरवाइव कर सकती है और एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी सरवाइव कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इन दोनों इकोसिस्टम से भिन्न प्रजातियों का यहाँ पर निर्मित हो जाना, ये इसकी एक विशेषता है। वही चीज यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक पूर्ण विकसित इकोटोन की कोई ऐसा मैच्योर इकोटोन है या संक्रमण क्षेत्र है, वहां पर कुछ ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जो आसन्न समुदाय, मतलब जो उससे लगे हुए दो अलग अलग समुदाय हैं, उनसे पूरी तरीके से डिफरेंट या अलग हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड इसकी हम बात करें तो थर्ड में है कि संक्रमिका या इकोटोन क्षेत्र बहुत छोटे क्षेत्र, चारागाह और जंगल के बीच से लेकर बहुत विशाल क्षेत्र जंगल और रेगिस्तान के बीच भी फैला हो सकता है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि अलग अलग जो पारिस्थितिक तंत्र है वो किस तरीके के पारिस्थितिक तंत्र है, किस तरीके के इकोसिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हम जो इकोटोन है उसका डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके का कितना होगा। वो छोटा क्षेत्र भी हो सकता है और वो बड़ा क्षेत्र भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो रहा इकोटोन। अब इकोटोन से ही आपका जुड़ा हुआ है क्या, एज इफेक्ट, या जिसको हम बोलते हैं कोर प्रभाव। इकोटोन से कैसे जुड़ा हुआ है ये कोर प्रभाव? अभी जैसे हमने समझा कि दो अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र जिस क्षेत्र में ओवरलैप करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, संक्रमिका या इकोटोन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम किस चीज की बात कर रहे हैं, प्रभाव, इफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि जो संक्रमिका जो क्षेत्र है ना, वहां पर जैसे हमने बोला कि कुछ नई प्रजातियों का जन्म हो जाता है जो अपने आसन्न या जो दो अलग अलग इकोसिस्टम है उनसे एकदम डिफरेंट होती है। तो ये क्या है, ये आपका प्रभाव है। मतलब कि उसको टर्म हम दे रहे हैं कि एक शब्द दे रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है वो इकोटोन है, लेकिन इकोटोन में जब दो अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र मिल रहे हैं तो उनका कुछ ना कुछ प्रभाव भी पड़ेगा। तो वो जो प्रभाव पड़ता है कि वहां की जो विशेषताएं हैं वो नई तरीके की हमें विशेषताएं दिखाई देती हैं, वो प्रभाव ही क्या कहलाता है, एज इफेक्ट या कोर प्रभाव कहलाता है। ठीक है, सो जुड़ा हुआ है ना ये इकोटोन से कि इकोटोन जो पर्टिकुलर क्षेत्र है जहां पर दोनों जोन मिल रहे हैं, दोनों इकोसिस्टम मिल रहे हैं, वो जो ट्रांजिशनल जोन है उसको हम इकोसिस्टम इकोटोन बोल दे रहे हैं। और इकोटोन वाला जो क्षेत्र है उसमें दोनों इकोसिस्टम की जो विशेषताएं, हमें कुछ डिफरेंट विशेषताएं वहां पर नजर आ रही हैं, कुछ अलग जो दोनों पारितंत्र उनसे भिन्न विशेषताएं जो नजर आ रही हैं कि दोनों के मिलने से उस पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो वो जो प्रभाव पड़ रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं, कोर प्रभाव या एज इफेक्ट बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर देखें कि कोर प्रभाव एक पारिस्थितिक अवधारणा है जहां दो पारितंत्र आपस में, पारितंत्र इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र तीनों एक ही चीज है, जहां दो पारितंत्र आपस में मिलते हैं वहां विशाल विविधता पाई जाती है। ऑब्वियस सी बात है कि जहां पर दो अलग अलग पारिस्थितिक की लैंड वाला भी जैसे मिला
और एक्वेटिक इकोसिस्टम भी मिला, तो वहां पर क्या होगा कि दोनों ही पारिस्थितिक तंत्रों की हमें विशेषताएं देखने को मिलेंगी। लैंड की भी मिलेंगी, एक्वेटिक की भी मिलेंगी, और कुछ ऐसी नई विशेषताएं मिलेंगी जो दोनों से अलग होंगी, जो दोनों के मिलने से बनी होंगी। ठीक है, तो वहां पर डाइवर्सिटी क्या होगी, ऐसे क्षेत्रों में डाइवर्सिटी ज्यादा मात्रा में होगी। अगर हम उनसे कंपेयर करके देखें तो उनके कंपेरेटिवली यहाँ पर ज्यादा डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलेगी। इस कोर प्रभाव में जहां दो क्षेत्र परस्पर व्याप्त या ओवरलैप होते हैं, वहां दोनों क्षेत्रों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो वही चीज मैंने आपको समझाई है कि लैंड, आप सिंपल लैंड एक्वेटिक का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो, घास और वन का भी ले सकते हो, डेजर्ट और ग्रास लैंड्स का भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। सो सिंपल याद रखनी है कि जहां दो अलग अलग चीजें मिलेंगी, उन दोनों की अलग अलग विशेषताएं तो होंगी ही होंगी, और दोनों के मिलने से भी नई विशेषताएं वहां पर डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, तो वहां पर डाइवर्सिटी क्या होगी, ज्यादा मात्रा में होगी, तो वहां दोनों की प्रजातियां पाई जाती हैं। सिंपल, जो इकोटोन दोनों के क्षेत्रों, दोनों इकोसिस्टम से या दो अलग अलग कम्युनिटी के मिलने से जो क्षेत्र बनता है उसको हम इकोटोन कहते हैं, और उन कम्युनिटी के मिलने से उस इकोटोन पर जो प्रभाव पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, एज इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसके कुछ उदाहरण है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा क्षेत्र एज इफेक्ट के अंतर्गत आता है। तो जैसे नदी तट के किनारे घास के मैदान हो गए, ठीक है, तो वो ग्रासलैंड्स हो गए, और एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी कि नदी हो गई। जहां पर वो क्षेत्र मिलेंगे वहां पर ग्रासलैंड्स की भी विशेषताएं होंगी, इक्वेटिक इकोसिस्टम की भी विशेषताएं होंगी, और दोनों के मिलने से कुछ नई विशेषताएं भी डेवलप होंगी। तो नदी तट के किनारे घास के मैदान, इसका क्षेत्र इको प्रभाव का क्षेत्र, सॉरी कोर इफेक्ट का क्षेत्र हो सकता है। दूसरा, जहां पर्वत एवं घाटी मिलते हैं, सो सिंपल, आप हर जगह क्या देख रहे हो, दो अलग अलग इकोसिस्टम देख रहे हो, तो यहाँ पर्वत और घाटी के मिलने से कोर प्रभाव देखने हमें मिलता है। जंगलों के अंतिम बिंदु, जहां जंगल खत्म होते हैं और कुछ नया वहां से स्टार्ट होता है, तो वहां पर भी हमें कोर प्रभाव नजर आता है। जहां एस्चुरीज समुद्र में मिलती हैं, एस्चुरीज मतलब जो नदियां हैं जहां समुद्र में मिलती हैं, वो जो क्षेत्र है वो आपका कोर प्रभाव के अंतर्गत आता है, और वहां डाइवर्सिटी काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, डेल्टा और एस्चुरीज अलग अलग होती है। जो हमारे इंडिया में अगर हम बोले पश्चिम की जो नदियां हैं, जैसे नर्मदा, ताप्ती, जो पश्चिमी घाट से नदियां समुद्र में मिलती हैं, वो वाली नदियां एस्चुरीज बनाती हैं, और जो पूर्वी घाट की नदियां हैं, वो नदियां, या पूर्व तरफ की जो नदियां हैं, वो नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। बाकी कॉन्सेप्ट आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ जो एस्चुरीज जब समुद्र में मिलती हैं तो वहां पर भी बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। रीजन यही है क्योंकि वहां दो अलग अलग पारितंत्र, नदी और समुद्र पारितंत्र, नदियों का जल मीठा होता है, समुद्र का जल खारा होता है। तो जब खारे और मीठे पानी, यानी कि दो अलग अलग खारे पानी के जीव जंतु अलग होंगे, मीठे के अलग होंगे, और जहां पर दोनों क्षेत्र मिल रहे हैं, मतलब मीठा और खारा पानी मिल रहा है, तो वहां पर ऐसे जीव जंतु होंगे जो दोनों पानी में सर्वाइव कर सकते होंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, डाइवर्सिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर एस्चुरी समुद्र से मिलती हैं, वहां पर भी हमें एज इफेक्ट नजर आता है। ठीक है, तो ये कोर प्रभाव, इसको हम और थोड़ा इससे समझ सकते हैं। ये जो पिक्चर है यहाँ पर आप देखो, मैं थोड़ा इजीली इसको समझाने का ट्राई करती हूँ। ये एक इकोसिस्टम हो गया जिसको हम बोल रहे हैं ए, ये हो गया आपका बी इकोसिस्टम, यानी कि दो डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम है, और कोई भी इकोसिस्टम आप मान लो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि एक इस इकोसिस्टम में तीन तरीके की स्पीसीज पाई जा रही हैं, तीन अलग अलग स्पीसीज हैं। आपका चूहा हो गया, खरगोश हो गया, एक कोई और हो गई। ठीक है, जो बी इकोसिस्टम है, यहाँ पर भी तीन अलग अलग स्पीसीज पाई जा रही हैं। ठीक है, यहाँ आपका रेक्टेंगल है, यहाँ आपका सर्किल है, और यहाँ आपका तीन अलग कलर मतलब तीन अलग अलग तरीके की स्पीसीज पाई जा रही हैं। अब ये दोनों जो अलग अलग इकोसिस्टम है, ये यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या होगा, इस इकोसिस्टम की प्रजातियां भी पाई जाएंगी। तो तीन आपकी इस वाले ए इकोसिस्टम की प्रजातियां हो गई, और तीन आपकी क्या हो गई, जो बी इकोसिस्टम में पाई जा रही थी वो भी इस क्षेत्र में मौजूद होंगी। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि यहाँ पर ये क्षेत्र है, तो बी इकोसिस्टम की भी स्पीसीज यहाँ पर मौजूद हो गई। और तीसरी जो स्पीसीज हमें नई देखने को मिली, वो कौन सी स्पीसीज होगी, जो इन दोनों के मिलने से बन रही है, वो है ट्रायंगल वाली, इसको हम नाम दे देते हैं सी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ,
कोर प्रभाव क्या पड़ा कि ये दो इकोसिस्टम है, एक ए इकोसिस्टम है, एक बी इकोसिस्टम है। ए इकोसिस्टम की प्रजातियां जो स्थलीय प्रजातियां हैं वो आपकी 3 यहाँ अलग हैं, यहाँ की प्रजातियां इस इकोसिस्टम की प्रजातियां अलग हैं। जहां पर दोनों क्षेत्र एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं तो ए की भी प्रजातियां होंगी, बी की भी प्रजातियां होंगी, और दोनों के मिलने से कुछ नई प्रजातियों का जन्म होगा। तो यहाँ पर वो प्रजातियां भी हमें देखने को मिलेगी। कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपकी क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ 3 प्रजातियां थी, लेकिन इस पर्टिकुलर क्षेत्र में हमें 9 स्पीसीज देखने को मिल रही हैं। 3 इसकी और 3 नई प्रजातियों का यहाँ पर जन्म हो गया दोनों के मिलने से। ठीक है, तो ये चीज क्या हुई, ये चीज आपकी कहलाई एज इफेक्ट, यानी कि जिसको हम बोल देते हैं कोर प्रभाव। और इसके अलावा अगर हम यही इकोटोन देखें तो इसी क्षेत्र को हम अगर एक शब्द दें तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, इकोटोन या संक्रमिका बोल देते हैं। लेकिन इस इकोटोन में इन दोनों क्षेत्रों के मिलने से क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो उस प्रभाव को हम क्या बोल देते हैं, एज इफेक्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो दोनों ही चीजें क्या जुड़ी हुई हैं, इकोटोन एक शब्द है जो उस पर्टिकुलर क्षेत्र को हम बोल रहे हैं, और एज इफेक्ट वो चीज है जो उस क्षेत्र में दोनों के मिलने से प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एज इफेक्ट बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ हम अगर यहाँ की विशेषताएं देख लें कि कोर प्रभाव क्षेत्र बहुत अधिक विविधता रखते हैं। अभी हमने देखा कि 3 की जगह वहां 9 स्पीसीज हो गई, तो मतलब है कि डाइवर्सिटी वहां ज्यादा होती है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं कि वहां इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी, उसके कारण क्या है कि दोनों क्षेत्रों के संसाधनों का एक ही स्थान पर पाया जाना। हम सिंपल एक्वेटिक और लैंड इकोसिस्टम का एग्जांपल देख रहे हैं, तो लैंड इकोसिस्टम में भी जो रिसोर्सेस हैं वो पाए जाएंगे और एक्वेटिक इकोसिस्टम के भी पाए जाएंगे। तो जहां दोनों के मिलेंगे तो कुछ नए रिसोर्सेस का भी वहां जन्म होगा, और यही वजह है कि जो दलदलीय क्षेत्र होते हैं वहां पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा पाई जाती है, जिसको हम वेटलैंड एरियाज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ संसाधनों का एक ही स्थान पर पाया जाना, ये एक रीजन हो सकता है अधिक बायोडाइवर्सिटी का। दूसरा कारण हो सकता है कि वायु, तापमान, आर्द्रता, मृदा की नमी, प्रकाश की तीव्रता आदि कोर क्षेत्र पर परिवर्तित स्थिति में होते हैं। तीसरा कि कोर क्षेत्र की विविधता सूक्ष्म जलवायु का निर्माण कर सकती है, जो कि विशिष्ट प्रजातियों को समर्थन दे सकते हैं। ठीक है, मतलब एक अलग तरीके की ही यहाँ पर क्या होगा, क्लाइमेटिक परिस्थितियां जो हैं वो चेंज होंगी, क्योंकि दोनों का मिला हुआ है, यहाँ पर एक्वेटिक और लैंड इकोसिस्टम मिला हुआ है, तो क्लाइमेटिक परिस्थितियां भी यहाँ पर चेंज होंगी। और जब नई क्लाइमेटिक स्थिति यहाँ हमें देखने को मिलेगी तो वो उसमें क्या होगा, कुछ नए जीव जंतुओं का जन्म होगा जो उस पर्टिकुलर जलवायविक स्थिति में रहने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, फोर्थ है कि कोर क्षेत्र पर प्रकाश की अधिक उपलब्धता पादपों की तीव्र वृद्धि अत्यधिक विविधता में सहायक होती है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। ठीक है, तो एक ये भी रीजन हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर वो जो क्षेत्र है वो कहाँ पर निर्मित हो रहा है, तब डिपेंड करता है। पादपों की विविधता में वृद्धि कीटों यानी कि जो शाकाहारी कीट है में वृद्धि करती है, जिससे पक्षी व अन्य जंतुओं में भी वृद्धि होती है। जब पादपों की विविधता में वृद्धि होगी तो जो छोटे छोटे कीट उस पर निर्भर है उनमें वृद्धि होगी, और जब छोटे छोटे कीट होंगे तो उनको जो खाने वाले जंतु हैं, वर्ड्स वगैरह हो गए या जो अन्य जंतु हो गए, जब उनका आहार वहां पर मिलेगा तो वो जीव जंतु भी वहां पर ही दिखाई देंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर एक फूड चेन निर्मित हो जाती है, और इससे क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी यहाँ हमें ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। ठीक है, तो इससे आपके प्रीलिम्स के जो पीसीएस के क्वेश्चन है वो तो बनते ही बनते हैं, साथ में यूपीएससी के भी इस तरीके के स्टेटमेंट्स देके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक ही क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर, बाकी आप बुक्स वगैरह में देख सकते हो। एक क्वेश्चन है कि कोर प्रभाव यानी कि एज इफेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट इन्होंने जो दिया है वो है कोर प्रभाव एक पारिस्थितिकी अवधारणा है जो इकोटोन से संबंधित है। ठीक, और दूसरा इन्होंने बोला है कि कोर प्रभाव वाले क्षेत्र में विशिष्ट प्रजातियां पाई जा सकती हैं जो कि आसन्न पारितंत्र में नहीं होती हैं। तो इसमें आपको बताना है कि एक करेक्ट है, दो करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, या फिर दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है। तो यहाँ आपको क्या लगता है, यहाँ मेरा जो आंसर है वो ये है कि दोनों करेक्ट हैं। क्यों?
क्योंकि हमने फर्स्ट देखा कि कोर प्रभाव एक पारिस्थितिकी अवधारणा है, ये डेफिनेशन में ही आपने देखा था, जो कि इकोटोन से संबंधित है। ठीक है, इकोटोन एक शब्द है जो दो क्षेत्रों के मिलने से बनता है और उस पर जो प्रभाव पड़ता है वही तो आपका एज इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो इकोटोन से संबंधित है, मीन्स कि ये करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है कि कोर प्रभाव वाले क्षेत्र में विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं जो आसन्न पारितंत्र में नहीं होती हैं। तो हम ये भी देख चुके हैं कि लैंड इकोसिस्टम है और ये एक्वेटिक इकोसिस्टम है, दोनों ये प्रजातियां जहां मिल रही हैं तो इन दोनों के मिलने से भी नई प्रजातियों का यहाँ जन्म हो रहा है, जो हमने यहाँ पर देखी हुई थी। ये वाली जो प्रजातियां हैं इनका जन्म हुआ, जो कि इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो ये नई प्रजातियां है ना। तो वही ये बोल रहे हैं कि आसन्न पारितंत्र में नहीं होती है, ऐसी विशिष्ट प्रजातियों का जन्म यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ आपका क्या करेक्ट होगा, दोनों ही यहाँ करेक्ट होंगे। ठीक है, तो ये चीज आपकी क्या कहलाती है, एज इफेक्ट और इकोटोन, ये डिफरेंस होता है दोनों में, और इसको आपको इस तरीके से याद रखना है। एक और थोड़ा सा चीज है बायोम। एक तरीके से जो इकोसिस्टम होता है ना, इकोसिस्टम हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली होता क्या है, फिर भी मैं बताऊं कि जैसे बायोटिक कम्युनिटी हमने पढ़ी थी, उसको ही आप एक तरीके से इकोसिस्टम बोल सकते हो। तो इकोसिस्टम ही बायोम होता है। वो कैसे कि जैसे हम जोग्राफिकल वे में उसको अलग अलग क्षेत्रों में बांट देते हैं तो उसको हम बायोम कहने लगते हैं, होता वो एक तरीके से इकोसिस्टम ही है। जैसे बायोम पौधों व प्राणियों का एक समुदाय होता है, यानी कि कम्युनिटी होती है, जिसको पौधे और प्राणी हैं, जीवित जीवों का समुदाय है, तो उसको हम बायोटिक कम्युनिटी बोल देते हैं, जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो जोग्राफिकल एरियाज के हिसाब से उनको हम अलग अलग उसमें बांट देते हैं। दूसरे शब्दों में पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र बायोम कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इकोसिस्टम होता है वही एक तरीके से बायोम कहलाता है। और बायोम कब कहलाता है, जब हम उसको भौगोलिक एरियाज की, जोग्राफिकल एरियाज के आधार पर उसको अलग अलग क्षेत्रों में बांट देते हैं, तो एक इकोसिस्टम ही बायोम कहलाने लगता है। ठीक, बायोम के अंतर्गत प्राय स्थलीय भाग के समस्त पादप तथा प्राणी समुदाय को ही सम्मिलित करते हैं, क्योंकि सागरीय बायोम का निर्धारण करना कठिन होता है ना। वो पानी में जोग्राफिकल उस पर हम नहीं बांट सकते हैं, लेकिन हम स्थल में बांट सकते हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से कि जैसे अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बायोम है, यहाँ पर क्या है कि धीरे धीरे ये रेन फॉरेस्ट है और धीरे धीरे यहाँ पर आर्द्रता कम होती जा रही है। तो ये एक बायोम हो गया जहाँ पर ये जंगल पाए जा रहे हैं, उष्णकटिबंधीय वाला एरिया हो गया, फिर सवाना वाला एरिया हो गया, यहाँ फिर एकदम बारिश कम हो रही है, नमी कम है, तो यहाँ डेजर्ट बायोम हो गया। और इस पूरे उसको अगर हम इस तरीके से देखें तो ट्रॉपिकल एरियाज में निर्मित हो जाते हैं। अगर इस तरीके से हम देखें कि टेम्परेचर कैसे धीरे धीरे कम होता है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ टेम्परेट फॉरेस्ट आ जाएंगे, फिर टेम्परेट ग्रासलैंड्स आ जाएंगे, फिर यहाँ डेजर्ट आ जाएंगे। तो यहाँ ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय एरिया है, यहाँ पर आपका शीतोष्ण कटिबंधीय, ना बहुत ज्यादा गर्मी ना बहुत ज्यादा सर्दी, तो यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम निर्मित होंगे। यहाँ पर सब आर्कटिक होंगे और यहाँ पर आर्कटिक होंगे। ये टैगा और टैगा के ऊपर होता है टुंड्रा, जहां पर लाइकेन टाइप की वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि वहां पर पूरे साल बर्फ जमा रहती है, तो वहां और किसी वनस्पतियां जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो इस आधार पर हम क्या कर देते हैं, अलग अलग भागों में बांट देते हैं। तो बायोम आपके बहुत सारे हो सकते हैं, और उन बायोम को जैसे डेजर्ट बायोम हम बोल देते हैं, है ना, टुंड्रा बायोम बोल दिया, टैगा बायोम हो गया, घास स्थल बायोम हो गया। इसके अलावा भी आपके जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो गया, उष्णकटिबंधीय बायोम हो गया। तो क्या है, एक तरीके से ये इकोसिस्टम ही है जहां पर एक अलग तरीके की विशेषताएं पाई जा रही हैं वहां की जलवायु के हिसाब से। और जब हम ज्योग्राफिकल आधार पर उसको अलग अलग क्षेत्रों में बांट देते हैं तो वही क्षेत्र क्या कहलाते हैं, हमारे बायोम कहलाते हैं। तो यहाँ आप इस वर्ल्ड मैप में देखोगे कि इतने तरीके के यहाँ पर बायोम नजर आ जाते हैं। टुंड्रा है, टैगा है, फिर ये वाला जो एरिया है ये आपका उष्णकटिबंधीय वाला आ जाता है ना, बीच में आपका ये शीतोष्ण कटिबंधीय वाला आ जाता है। तो ये इतने तरीके के यहाँ पर बायोम आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक, तो सिंपल एक इकोसिस्टम है, जो वही अगर हम ज्योग्राफिकल आधार पर उसको डिवाइड करते हैं तो वही आपका बायोम कहलाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतने ही रखते हैं। आई होप कि आपको इकोटोन और एज इफेक्ट दोनों बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और समझना जरूरी भी है, नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन गलत करोगे वहां पर। ठीक है, तो उसको अच्छे से समझ लेना। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस।